गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपकी अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो आज हम लोग घटना चक्र के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आगे हम लोग करते हैं एस के हेलमेंथीस के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एस के हेलमेंथीस के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? तो साइक्लॉप्स इज़ द सेकेंडरी होस्ट ऑफ किसका है? हुकवर्म, पिनवर्म, नहरुआ, गिनी वर्म एंड गोल्ड क्रिमी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है गिनी वर्म। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? गिनी वर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ गिनी वर्म। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नहरुआ, इसको गिनी वर्म कहते हैं। एस्के हेलमेंथीस फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी है, पैरासाइट है और जिसका प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन है। साइक्लॉप्स का द्वितीयक पोषक साइक्लॉप्स जो है सेकेंडरी होस्ट है। गिनी वर्म एस्के हेलमेंथीस का जंतु है और इसका फर्स्ट जो होस्ट है वो है मनुष्य है, ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है? साइक्लॉप्स है। साइक्लॉप्स एक जलीय आर्थ्रोपोड क्रस्टेशियन वर्ग है। तो पहला होस्ट इसका गिनियन वर्म का कौन है? मनुष्य है और द्वितीयक साइक्लॉप्स है। अगला क्वेश्चन, नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से किस प्रकार भिन्न होता है? जो नर एस्कैरिस होती है उसकी मोटाई कम होती है और इसकी पूंछ मुड़ी होती है। मतलब जो नर एस्कैरिस होता है वो ऐसे कुछ होता है, जबकि जो मादा एस्कैरिस है वो एकदम सीधा होता है। इसमें क्लोएका ऐसे वो लगा रहता है, टेल होती है। तो क्लोएका से दो सुई जैसी संरचना निकली रहती है। इस तरह का कुछ ये फीमेल है और ये है मेल। ये छोटा होता है और ये मुड़ा हुआ होता है, ये सीधा होता है, लंबा होता है। देखते हैं इसमें क्या है। नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होती है लिप्स, पिनियल स्पिक्यूल्स, सेफ्रिट्स, पूंछ। तो इसमें पिनियल स्पिक्यूल्स होती है। पिनियल स्पिक्यूल्स वही जो जब मुड़ी होती है ये ऐसे मुड़ी होती है और यहीं से स्पिक्यूल्स ये निकले रहते हैं। इसी को पिनियल स्पिक्यूल्स कहते हैं। अगला है नर एस्कैरिस। इसका एक्सप्लेनेशन है नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से कई भिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है और इसकी पूंछ मुड़ी होती है, जबकि मादा सीधी होती है। नर में क्लोएका से दो सुई संरचनाएं निकली रहती हैं जिन्हें पिनियल स्पिक्यूल्स या कॉपुलेटरी सिटी कहते हैं। यह मैथुन कॉपुलेशन में सहायता करती है। लिप्स, एम्फिड एवं पूंछ नर मादा दोनों में होती है। तो ये सारी चीज़ें मादा और नर दोनों में होती हैं, लेकिन पिनियल स्पिक्यूल्स सिर्फ नर में होता है, मादा में नहीं होता है। अगला, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? सीट वर्म इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ किसका नाम है? पिनवर्म, हुकवर्म, आंध्र के गोल्ड कृमि, नहरुआ क्या है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पिनवर्म। सीट वर्म इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ। सीट वर्म किसको कहा जाता है? पिनवर्म को कहा जाता है। के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सीट वर्म पिनवर्म का दूसरा नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम एंट्रोबियम वर्मिक्युलैरिस है। एंट्रोबियम वर्मिक्युलैरिस किसका नाम है? सीट वर्म का नाम है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड है। परजीवी है जो कि लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। ऑल अराउंड वर्ल्ड पाया जाता है। और क्या है इसका बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम एंट्रोबियम वर्मिक्युलैरिस। इसको पिनवर्म, सीटवर्म दोनों ही नाम है इसके। किस संघ में वास्तविक देहगुआ पाई जाती है? मतलब ट्रू सीलोम पाया जा रहा है। ट्रू सीलोम किस में पाया जा रहा है? निमेटोड, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, मोलस्का। तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है निमेटोड में, क्योंकि वैसे भी हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं तो निमेटोड कर दे रहे हैं, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे कि क्या होता है। चलिए, वास्तविक देहगुआ जो ट्रू सीलोम है, वास्तविक देहगुआ वह होती है जिसमें एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। तो देखिए जो एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है उसमें 3 लेयर होती है।
एक होती है एक्टोडर्म जिसको बाहरी लेयर कहते हैं, एक होती है मेसोडर्म जो बीच की लेयर होती है, और जो एंडोडर्म सबसे अंदर की लेयर होती है। तो इसमें जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म से जो ब्रूडी मेसोडर्म से ये इससे सीलोम बनता है। अगर इससे सीलोम का निर्माण होता है तो ट्रू सीलोम है। ठीक है, तो कहा गया है कि यह गुहा उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए संघों में निमेटोडा संघ में नहीं होती है। इस संघ में आभासी सीलोम गुहा सीलोम पाई जाती है, जो कि भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा से उत्पन्न होती है। तो जो सील होता है वो ब्लास्टोसील एम्ब्रियोनिक के ब्लास्टोसील से उत्पन्न होता है, जबकि अगर ट्रू सीलोम होता है, जिसमें ट्रू सीलोम होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, वो क्या करता है कि मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। लेकिन जो निमेटोड है उसका जो सीलोम है वो उत्पन्न होता है ब्लास्टोसील से। ये इसलिए ट्रू सीलोम नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो सीलोम कहा जाता है। स्यूडो मतलब असत्य। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था कि किस संघ में वास्तविक देह गुहा किस में नहीं पाई जाती, वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। तो किस में नहीं पाई जाती है, निमेटोड में नहीं पाई जाती है, ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता है, स्यूडोसीलोम पाया जाता है, जबकि एकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा और मोलस्का में ट्रू सीलोम पाया जाता है। ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला है अखंडीय अनसेगमेंटेड, पहला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अखंडीय कूट प्रागुहिक प्राणी निमेटोड। इसके हम इंग्लिश वाले पोर्शन को ही देख लेते हैं। अनसेगमेंटेड सीलोमेट एनिमल निमेटोड है, सीडोसीलोम तो है। अनसेगमेंटेड एसिलोमेट प्लैटीहेलमिन्थेस। मेटामेरिक पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। मेटामेरिक सीलोमिक एनिमल एनेलिड, मेटामेरिक हीमोसोलिमिक एनिमल मोलस्क। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। क्या है, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। निमेटोड स्यूडोसिलोमेट तो है लेकिन अनसेगमेंटेड नहीं है। शरीर की दीवार पर, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। शरीर की दीवार पर आहार नली के मध्य पाई जाने वाली गुहा किसी ऊतक से घिरा नहीं होता, इसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोड संघ के सदस्यों में अखंडती अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है, अनसेगमेंटेड, जबकि इसमें क्या दिया गया है, अनसेगमेंटेड सिलोमेटिक एनिमल। तो पहला वाला सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल निमेटोड। शरीर की स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोड संघ के प्राणी में अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोम होते हैं। तो स्यूडोसिलोम तो होते हैं। तो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपकी अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो आज हम लोग घटना चक्र के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आगे हम लोग करते हैं एसके हेलमिन्थेस के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एसके हेलमिन्थेस के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है। तो साइक्लॉप्स इज़ द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, किसका है, हुकवर्म, पिनवर्म, नहरुआ, गिनी वर्म एंड गोल्ड क्रिमी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है गिनी वर्म। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है, गिनी वर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ गिनी वर्म। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नहरुआ, इसको गिनी वर्म कहते हैं। एसके हेलमिन्थेस फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी है, पैरासाइट है, और जिसका प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है। साइक्लॉप्स का द्वितीयक पोषक साइक्लॉप्स जो है सेकेंडरी होस्ट है। गिनी वर्म एसके हेलमिन्थेस का जंतु है और इसका फर्स्ट जो होस्ट है वो है मनुष्य है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, साइक्लॉप्स है। साइक्लॉप्स एक जलीय आर्थ्रोपोड क्रस्टेशियन वर्ग है। तो
पहला होस्टिस का गिनियन वर्म का कौन है? मनुष्य है, और द्वितीय साइक्लॉप्स है। अगला क्वेश्चन, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से किस प्रकार भिन्न होता है? जो नर एस्केरिस होती है उसकी मोटाई कम होती है और इसकी पूंछ मुड़ी होती है। मतलब जो नर एस्केरिस होता है वो ऐसे कुछ होता है, जबकि जो मादा एस्केरिस है वो एकदम सीधा होता है। इसमें क्लोएका ऐसे वो लगा रहता है, टेल होती है, तो क्लोएका से दो सुई जैसी संरचना निकली रहती है। इस तरह का कुछ ये फीमेल है और ये है मेल। ये छोटा होता है और ये मुड़ा हुआ होता है, ये सीधा होता है, लंबा होता है। देखते हैं इसमें क्या है। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होती है लिप्स, पिनियल स्पिक्यूल्स, एफिड्स, पूंछ। तो इसमें पिनियल स्पिक्यूल्स होती है। पिनियल स्पिक्यूल्स वही जो जब मुड़ी होती है ये ऐसे ऐसे मुड़ी होती है और यहीं से स्पिक्यूल्स ये निकले रहते हैं, इसी को पिनियल स्पिक्यूल्स कहते हैं। अगला है नर एस्केरिस। इसका एक्सप्लेनेशन है, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से कई भिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है और इसकी पूंछ मुड़ी होती है, जबकि मादा सीधी होती है। नर में क्लोएका से दो सुई संरचनाएं निकली रहती हैं जिन्हें पिनियल स्पिक्यूल्स या कॉपुलेटरी सिटी कहते हैं। यह मैथुन कॉपुलेशन में सहायता करती है। लिप्स, एम्फिड एवं पूंछ नर मादा दोनों में होती है। तो ये सारी चीज़ें मादा और नर दोनों में होती हैं, लेकिन पिनियल स्पिक्यूल्स सिर्फ नर में होता है, मादा में नहीं होता है। अगला, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? सीट वर्म। सीट वर्म इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ, किसका नाम है? पिनवर्म, हुकवर्म, आंत्र के गोल कृमि, नहरुआ क्या है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पिनवर्म। सीट वर्म इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ। सीट वर्म किसको कहा जाता है? पिनवर्म को कहा जाता है। के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सीट वर्म पिनवर्म का दूसरा नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम एंट्रोबियम वर्मिक्युलैरिस है। एंट्रोबियम वर्मिक्युलैरिस किसका नाम है? सीट वर्म का नाम है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड है, परजीवी है जो कि लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। ऑल अराउंड वर्ल्ड पाया जाता है। और क्या है इसका बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम? एंट्रोबियम वर्मिक्युलैरिस। इसको पिनवर्म, सीटवर्म दोनों ही नाम है इसके। किस संघ में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है? मतलब ट्रू सीलोम पाया जा रहा है। ट्रू सीलोम किस में पाया जा रहा है? निमेटोड, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, मोलस्का। तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है निमेटोड में, क्योंकि वैसे भी हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं तो निमेटोड कर दे रहे हैं, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे कि क्या होता है। चलिए, वास्तविक देहगुहा जो ट्रू सीलोम है, वास्तविक देहगुहा वह होती है जिसमें एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है उसमें 3 लेयर होती है। एक होती है एक्टोडर्म जिसको बाहरी लेयर कहते हैं, एक होती है मेसोडर्म जो बीच की लेयर होती है, और जो एंडोडर्म सबसे अंदर की लेयर होती है। तो इसमें जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म से जो भ्रूणी मेसोडर्म से ये इससे सीलोम बनता है। अगर इससे सीलोम का निर्माण होता है तो ट्रू सीलोम है। ठीक है, तो कहा गया है कि यह गुहा उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए संघों में निमेटोडा संघ में नहीं होती है। इस संघ में आभासी सीलोम गुहा स्यूडो सीलोम पाई जाती है जो कि भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा से उत्पन्न होती है। तो जो स्यूडोसील होता है वो ब्लास्टोसील, एम्ब्रियोनिक के ब्लास्टोसील से उत्पन्न होता है, जबकि अगर ट्रू सीलोम होता है, जिसमें ट्रू सीलोम होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो क्या करता है कि मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। लेकिन जो निमेटोड है उसका जो सीलोम है वो उत्पन्न होता है ब्लास्टोसील से। ये इसलिए ट्रू सीलोम नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो सीलोम कहा जाता है। स्यूडो मतलब असत्य। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था कि किस संघ में वास्तविक देहगुहा किस में नहीं पाई जाती? वास्तविक देहगुहा अनुपस्थित होती है। तो किस में नहीं पाई जाती है? निमेटोड में नहीं पाई जाती है, ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता है, स्यूडोसीलोम पाया जाता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा और मोलस्का में ट्रू सीलोम पाया जाता है। ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला है अखंडीय अनसेगमेंटेड, पहला है
पहला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अखंडीय, कूट, प्रागुहिक प्राणी, निमेटोड। इसके हम इंग्लिश वाले पोर्शन को ही देख लेते हैं। अनसेगमेंटेड सीलोमेट एनिमल निमेटोड है। सीडोसीलोम तो है। अनसेगमेंटेड एसिलोमेट प्लैटिहेलमिन्थेस। मेटामेरिक पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? मेटामेरिक सीलोमिक एनिमल एनिलीड। मेटामेरिक हीमोसोलिमिक एनिमल मोलस्क। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। क्या है? निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। निमेटोड सीडोसिलोमेट तो है लेकिन अनसेगमेंटेड नहीं है। शरीर की दीवार पर, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। शरीर की दीवार पर आहार नली के मध्य पाई जाने वाली गुहा किसी ऊतक से घिरा नहीं होता, इसे सीडोसिलोम कहते हैं। निमेटोड संघ के सदस्यों में अखंडती अनसेगमेंटेड सीलोमेट सीडोसिलोमेट पाया जाता है, अनसेगमेंटेड। जबकि इसमें क्या दिया गया है? अनसेगमेंटेड सीलोमेटिक एनिमल। तो पहला वाला सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अनसेगमेंटेड सीलोमेट सीडोसिलोमेट एनिमल निमेटोड। शरीर की सीडोसिलोम कहते हैं। निमेटोड संघ के प्राणी में अनसेगमेंटेड सीडोसिलोम होते हैं। तो सीडोसिलोम तो होते हैं, तो ऐसा नहीं सही है, जबकि ये सही है। सीडोसिलोमेट होता है और अनसेगमेंटेड होता है, तो ये होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिथ्यासीलोम। मिथ्यासीलोम सीडोसिलोम वह अवस्था होती है, देह गुहा नहीं होती है। देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित होती है, से आच्छादित नहीं होती। देह गुहा पेशियों से भरी रहती है, पेशियों से भरी रहती है। अगर इसका राइट आंसर होगा सी। देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती, मतलब इसमें मेसोडर्म नहीं होता, ये मेसोडर्म से नहीं बनती है, बल्कि इसमें निमेटोड के केस में ब्लास्टोसेल से बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन, मिथ्या देह गुहा, ये हमने देख लिया। रैप्टिफॉर्म लार्वा। रैप्टिफॉर्म लार्वा किसकी जीवन चक्र में होता है? रैप्टिफॉर्म लार्वा लीवर फ्लूक, एस्कैरिस टेपवर्म, प्लानेरिया। तो ये पाया जाता है एस्कैरिस में, ये रैप्टिफॉर्म लार्वा पाया जाता है एस्कैरिस में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एस्कैरिस गोल क्रिम के जीवन चक्र में भूरी परिवर्धन के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। यही बाद में लंबा होकर प्रथम शिशु प्रावस्था फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज बनाता है, जिसे रैप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं। जिसे फर्स्ट शिशु प्रावस्था फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज होता है, इसे ही रैप्टिफॉर्म लार्वा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाउचेरिया के द्वारा फाइलेरियासिस जिस कारण से होता है वह क्या है? फाइलेरियासिस किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है लसिका ग्रंथियों, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड, ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरी, ब्लॉक इन वेन्स, ब्लॉक इन द वेन्स आर्टरीज। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ए, लसिका ग्रंथियों में अवरोध, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड। वाउचेरिया के द्वारा जब फाइलेरिसिस होता है तो लिम्फ ग्लैंड को वो ब्लॉक हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फाइलेरिया परजीवी वाउचेरिया ब्रैंकैफ्टाई द्वारा होता है। वाउचेरिया लसिका ग्रंथियों में वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न करता है, विशेषकर नीचे के पैरों जनन अंगों की लसिका वाहिनिकाओं में होते हैं, जिस कारण वहाँ पर सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा कि इसमें जो है पूरा जो है ये स्वेलिंग आ जाती है, पूरा पैर में ही स्वेलिंग आ जाती है, या फिर जनन अंगों में स्वेलिंग हो जाती है। तो वो होता है कि जो वहाँ की लसिका ग्रंथियाँ हैं, जैसे पैरों की और जनन अंगों की, तो उनको ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आती है। अगला क्वेश्चन,
हाथी पाँव रोग नामक रोग का वाहक है। हाथी पाँव रोग का वाहक कौन है? पहला है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। दूसरा है एनाफिलीज, नहीं। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मादा एनाफिलीज तो मलेरिया होता है, उपर्युक्त में से कोई तो है नहीं। क्यूलेक्स मच्छर, ऐसे ही थोड़ी सारा क्यूलेक्स मच्छर जो है हाथी पाँव रोग उत्पन्न कर देगा, बिल्कुल नहीं। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मतलब वो संक्रमित हो चुका है, जो वही क्यूलेक्स मच्छर क्या करेगा, क्या करेगा? हाथी पाँव रोग का वाहक होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो इसका हाथी पाँव का या फाइलेरिया रोग वाउचेरिया बैंक्रप्टाई से होता है, और इसका वेक्टर जो होता है संक्रमित क्यूलेक्स, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स होता है, कि जो कि क्या करता है, एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसके परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। हाथी पाँव, अगला क्वेश्चन, हाथी पाँव तथा फाइलेरिसिस फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है। फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित कैसे होता है? मक्खी द्वारा, खटमल द्वारा, मच्छर द्वारा। फाइलेरिया का रोग होता है मच्छर द्वारा, मच्छर द्वारा, मच्छर द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। और क्यूलेक्स कौन सा? संक्रमित क्यूलेक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचेरिया उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? पेचिस, पेलिया, सरदर्द, हाथी पाँव। जाहिर सी बात है, हाथी पाँव की बात हो रही है। वाउचेरिया बैंक्रप्टाई द्वारा होता है। गोल्ड क्रीम निमेटोडा के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? लेप्रोसी, अमीबियोसिस, फाइलेरियासिस, पेलियोमाइसिस्टिस। तो इसका राइट आंसर है फाइलेरियोसिस, फाइलेरियोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइलेरियोसिस का अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फाइलेरियोसिस नामक रोग किससे होता है? वाउचेरिया द्वारा होता है। यह इसका हेलमिंथीज निमेटोडा संका जंतु है, वाउचेरिया। इस रोग के परजीवी का वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। वाउचेरिया बैंक्रप्टाई का लार्वा फाइलेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, सर्केरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, सर्केरिया लार्वा, बाइपेनेरिया लार्वा। इसको हमने देखा था, किसमें था? फैसियोला में पाया जा रहा था, सर्केरिया मेरासीडियम, है ना। तो अब इसका इस क्वेश्चन का आंसर है फाइलेरिया। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो हम लोग देख रहे हैं वाउचेरिया बैंक्रप्टाई का लार्वा किस में पाया जाता है, मतलब क्या है, उसका नाम क्या है? फाइलेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड बाइपेनेरिया लार्वा। ये सब तो है नहीं, पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट, माइक्रोफैलिया लार्वा। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाउचेरिया बैंक्रप्टाई का लार्वा माइक्रोफैलेरिया लार्वा है। यह अल्पविकसित जुवेनाइल में होता है, शिशु प्रावस्था में। वाउचेरिया एक परजीवी है जो कि फाइलेरिया या एलिफेंटाइसिस रोग उत्पन्न करता है। तो अगला क्वेश्चन है, जरायुजी प्रायः मिलता है। जरायुजी बोले तो विविपैरिटी जनरली अकर्स इन। विविपैरिटी जनरली किस में पाया जाता है? वाउचेरिया में, एंक्लाइस्टोमा में, एंट्रोबियस में एंड ट्राइक्यूरिस में। तो इसका राइट आंसर है वाउचेरिया में। जरायुजी विविपैरी पाया जाता है, प्राय मिलता है वाउचेरिया में। तो फाइलेरिया वर्म या वाउचेरिया एक जरायुजी वर्म है, राउंड वर्म, क्योंकि यह अल्पविकसित जुवेनाइल को जन्म देता है, अल्पविकसित शिशु को जन्म देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है विविपैरिटी। तो इसका समझ में आया इसका मतलब ये है कि जो फाइलेरिया वर्म है वो वाउचेरिया एक जरायुजी गोल कृमि है, क्योंकि यह जुवेनाइल को जन्म देता है, अल्पविकसित शिशु। ना तो ये पूरे शिशु को जन्म नहीं देता है, मतलब पूरे शिशु को बोले तो वेल डेवलप्ड शिशु को जन्म नहीं देता है, बल्कि अल्पविकसित जुवेनाइल को जन्म देता है, इसीलिए इसको विविपैरिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंसाइटल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? सिंसिशियल आधिचर्म किस में पाया जाता है? फाइलेरिया में, केचुए में, एस्कैरिस में, तारामीन में। तो बिल्कुल वेल नोन है कि यह पाया जाता है किसमें? एस्कैरिस में। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिंसिशियल।
तो एस्कैरिस में क्या होता है कि एस्कैरिस की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्मा की एक परत कॉन्टिन्यूअस अस्तर होती है जिसमें केंद्रक बिखरे हुए होते हैं, जिसे सिंसेशियल या सिनोसिटिक कहा जाता है। तो मतलब जैसे एपिडर्मिस होती है उसकी कई लेयर नहीं होती है। इन्होंने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म है वही कॉन्टिन्यूअस लेयर की तरह होती है, मतलब कॉन्टीन्यूअस होती है और वही लेयर का काम करती है, और इसमें जो केंद्रक होता है वो बिखरा हुआ होता है और जिसे सिंसिटियल कहा जाता है। सिंसिटियल कहा जाता है मतलब केंद्रक बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्मा में, उसी को कहा जाता है सिंसिटियल। एपिडर्मिस इज फाउंड इन किसमें? एस्कैरिस में। सिंसिटियल एपिडर्मिस का मतलब क्या है कि इसमें कई लेयर नहीं होती हैं, जो साइटोप्लाज्मा है उसी वो एक कॉन्टीन्यूअस होती है और इसी केंद्रक बिखरे हुए होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है जिसमें केंद्रक बिखरे होते हैं, और यही इसी को कहा जाता है सिंसिटियल या सियानुटिक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है? हाइड्रा, एस्कैरिस, हैप्थवर्म एंड फैसियोला। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है एस्कैरिस। इसका राइट आंसर है एस्कैरिस। एस्कैरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब भी समझ लेते हैं। नर और मादा को बाह्य लैंगिक लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग पहचान सकते हैं, इसी को कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एस्कैरिस को नर या मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग किया जा सकता है। ह्यूमन में भी देख सकते हैं और भी कई एनिमल्स में हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हो रही है किसमें? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की एस्कैरिस से। एस्कैरिस में हमने देखा था कि जो मेल है वो छोटा होता है और इधर इस किनारे की तरफ वो मुड़ा हुआ होता है। इसमें पीनियल क्लोएका पाए जाते हैं और इसमें स्पिक्यूल्स निकले रहते हैं, ये हमने देखा था। ऐसे मुड़े हुए होते हैं। सॉरी, बन नहीं रहा है ये। एस्कैरिस और यहीं पर होता है पीनियल क्लोएका। ये जो सिरा होता है वो पॉइंटेड होता है, ओके। और जो मेल फीमेल होता है बहुत लंबी होती है, मतलब अपेक्षाकृत मेल से लंबी होती है और सीधी होती है। तो ये हुआ मेल और ये हुआ फीमेल, और इसमें पीनियल क्लोएका नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है किसमें? जिसमें मेल और फीमेल को हम देख कर ही बता पाए कि ये मेल है और ये फीमेल है बाह्य संरचना के आधार पर। तो केचुआ, एस्कैरिस, जोंक और टीनिया, तो ये पाया जाता है एस्कैरिस में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एस्कैरिस का प्रथम तरुण डिंभक होता है फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा। एस्कैरिस इज नोन एज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रैप्टिफॉर्म लार्वा क्या होता है? फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा होता है, वो होता है रैप्टिफॉर्म लार्वा। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। एस्कैरिस के जीवन चक्र में कुल 4 तरुण जुवेनाइल स्टेज पाए जाते हैं। देखिए, वो जो जुवेनाइल स्टेज का मतलब ये होता है, जुवेनाइल लार्वा मतलब प्रीमेच्योर बेबी को ये देता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रीमेच्योर बेबी देने की अवस्था है उसको हम क्या कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसको हमें कमेंट करिए कि जो प्रीमेच्योर, इसके पहले ही हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो प्रीमेच्योर बेबी को देने की अवस्था है इसको क्या कहा जाता है, मतलब वो किस में पाया जाता है। तो क्या बता सकते हैं? इसको कहा जाता है विविपैरिटी। इसके पहले हमने इस चीज़ को पढ़ा था। खैर, प्रथम प्रावस्था रैप्टिफॉर्म लार्वा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ जुवेनाइल। सेकेंड प्रावस्था है एम्ब्रियोनेटेड एग, सेकेंड है एम्ब्रियोनेटेड एग। और तृतीय प्रावस्था का जो तरुण होता है, तरुण थर्ड स्टेज जुवेनाइल। चतुर्थ प्रावस्था का तरुण फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। तो इसको तो ऐसे ही सिर्फ हमको याद क्या करना है? सिर्फ हमको याद करना है फर्स्ट स्टेज का और सेकेंड स्टेज का। प्रथम अवस्था रैप्टिफॉर्म लार्वा, सेकेंड अवस्था एम्ब्रियोनेटेड एग, थर्ड तरुण का तरुण थर्ड स्टेज जुवेनाइल, फोर्थ को फोर्थ स्टेज जुवेनाइल कहा जाता है। तो अवस्थाएं ये 4 बार निर्मोचन करती हैं। कितनी बार निर्मोचन करती हैं? 4 बार निर्मोचन करती हैं। और पहले को हमने रैप्टिफॉर्म लार्वा
तो एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक रेबडीफॉर्म लार्वा कहलाता है। इसके द्वितीय जुवेनाइल प्रावस्था को एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं। यह अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। तो मनुष्य के लिए कौन सी अवस्था संक्रामक हो रही है? द्वितीय जुवेनाइल अवस्था एम्ब्रियोनेटेड एग। यह अवस्था मनुष्य के लिए खतरनाक है। कौन सी? सेकेंड स्टेज एम्ब्रियोनेटेड एग मनुष्य को संक्रमित कर देती है, इसलिए आप बचे रहें किससे? सेकेंड स्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी के आगे देखते हैं। एस्केरिस ये हमने देख लिया है। मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था, मनुष्य देखिए अभी हमने कहा था, पूछा था, बताया था कि मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था कौन सी है? फर्स्ट तो रेबडीफॉर्म लार्वा है, सेकंड है सेकंड क्या था? एम्ब्रियोनेटेड एग, एंड थर्ड को तृतीय जुवेनाइल, चतुर्थ को चतुर्थ जुवेनाइल कहा जाता है। तो मनुष्य के लिए संक्रामक कौन था? द्वितीय, सेकेंड स्टेज से हमें बचना था। तो मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी है? सेकेंड स्टेज है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस ऑफ मैन। वही क्वेश्चन है सेकेंड जुवेनाइल। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफाइलेरिया रात में निवास करते हैं कहाँ पर? तो देखते हैं ऑप्शन। परिवेशी वाहिकाओं में, भीतरी रक्त वाहिकाओं में, केवल सिराओं में, आंतरिक यजुः सिराओं में। देखिए भाई साहब, रात में निवास करने के लिए इनके पास घर नहीं है, इसलिए देखिए कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, पेरिफेरल वेसल्स में ये लोग रात में निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरियाई, अगर हम लोग माइक्रोफाइलेरिया के रूप में कभी जन्म लेंगे तो कहाँ पर निवास करेंगे? रातों में, पेरिफेरल वेसल्स में। तो याद रखना है इसको हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं ध्यान से। माइक्रोफाइलेरियाई वाउचेरिया ब्रैंकक्राफ्टाई की संक्रामक लार्वा अवस्था है जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। बिल्कुल, मनुष्य के शरीर में ये परजीवी रात और दिन अलग अलग तरह से निवास करते हैं। भाई साहब, रात के लिए व्यवस्था अलग है, दिन के लिए अलग है। रात में कहाँ जाते हैं ये? रात में ये ऊपरी या बाहरी रुधिर वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स ऊपरी या बाहरी, कब? रात में, रुधिर वाहिकाओं में, जबकि दिन में ये भीतरी, रात में ये ऊपरी या बाहरी, मतलब रात में ये बाहर की वाहिका में, और रात में जो ब्लड वेसल है, इस तरह नहीं समझ में आएगा। रात में जो ब्लड वेसल है ये है ब्लड वेसल, ओके। रात हो गई, बाहर की तरफ गए हवा लेने, बाहरी वाहिकाओं में, कब? रात में, नाइट में बाहर, और दिन में कब? अंदर, एकदम सुकून से अंदर। खाना पीना भी बनाना होता होगा इनको। रात में ये ऊपरी और बाहरी वाहिकाओं में, जबकि दिन में भीतरी रुधिर वाहिकाओं में निवास करते हैं। तो ये समझ में आ गया। माइक्रोफाइलेरिया ब्रैंकक्राफ्टाई की संक्रामक अवस्था संक्रामक लार्वा अवस्था है, ओके। माइक्रोफाइलेरियाई, और रात में कब कहाँ करते हैं? ब्लड वेसल के बाहर और बाहरी लेयर पर, नॉट एकदम बाहर चले जाएंगे तो रहेंगे कैसे भाई साहब। और दिन भीतरी लेयर पर रहते हैं, ओके। नेक्स्ट, भीतरी लेयर पर तो रहेंगे नहीं, अंदर की तरफ, ओके, वाहिकाओं में। दिन में भीतरी रुधिर वाहिकाओं में, बाहर की वाहिकाओं में, अंदर की वाहिकाओं में, बाहर की वाहिकाओं में, अंदर की वाहिकाओं में। यहाँ रात में हो रहे हैं, यहाँ दिन में हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं है? बीच का कोई नहीं है, कौन सा हो सकता है? प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, एस्केरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है एस्केरिस। इसको तो बिना सोचे समझे, लेकिन कैसे, क्या एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट? कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। कौन? एस्केरिस। उपर्युक्त विकल्पों में एस्केरिस ऐसा परजीवी है जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में ही पूर्ण कर लेता है, दूसरे की जरूरत नहीं है। इसका कोई द्वितीयक या मध्यस्थ पोषक नहीं होता। सामान्यतः एस्केरिस का पोषद मनुष्य होता है, ह्यूमन। सब कुछ इसी ह्यूमन में कंप्लीट कर लेता है, किसी की ज़रूरत और नहीं है, किसी और को संक्रमित नहीं करता है। भाई साहब, ये मनुष्य के लिए खतरनाक है। कौन सा स्टेज? सेकेंड एम्ब्रियोनेटेड एग, ओके। किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती?
इसी एस्केरिस के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती है और इसका प्रथम पोषक सामान्यतः मनुष्य होता है, लगभग मनुष्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? तो कौन सा नहीं है एस्केरिस? कितनी बार आया ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। एस्केरिस एलटी ग्रेड 2018 बहुत 2018 एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम जिसमें बहुत से काम हुए, पेपर लीक हुआ, फिर आगे बढ़ा, फाइनली सबकी पोस्टिंग हुई, कुछ लोगों का पेपर छूट गया, लेकिन क्वेश्चन ये आया है एलटी ग्रेड 2018 में। एस्केरिस इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता? किस में भाई साहब नहीं पाया जाता इंटरमीडिएट होस्ट? क्या ये कठिन क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं रह गया है। अब 4-5 क्वेश्चन हम पिछले करते आ रहे हैं। एस्केरिस नहीं है, सिर्फ ह्यूमन एंड ह्यूमन है। एस्केरिस में उत्सर्जन अंग और कितने तरह के लार्वा होते हैं? 4। फर्स्ट जुवेनाइल रैप्टिफॉर्म लार्वा, सेकेंड जुवेनाइल एम्ब्रियोनेटेड एंड थर्ड तृतीय चतुर्थ उसी नाम से है, तो उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? तो किस आकार का होना चाहिए? JLH तो कौन सा आकार पसंद है एस्केरिस को? H। ओके, ये आकार पसंद है H। उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? H। तो कभी नहीं भूलेगा, आता रहता है। इन एस्केरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ H। राइट आंसर। एस्केरिस में H के आकार का उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है जिसे रीनेट कोशिका कहते हैं। इस कोशिका से नलिकाओं डक्ट्स का निर्माण होता है। ये संपूर्ण कैनाल आपस में मिलकर सब लोग मिलके बना लेते हैं H जैसा, ऐसा कुछ बनता है H जैसा, तो H जैसा बन जाता है। सभी नलिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और H का आकार बना लेती हैं, इसीलिए कहा जाता है भैया ये H का आकार है। अगला क्वेश्चन, हमें भी ये शुक्राणु पाए जाते हैं किसमें? हाइड्रा, घोघा, लिक्विड सोलियन। या भाई साहब एस्केरिस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एस्केरिस ही आंसर होगा, लेकिन अगर वैसे ही जब एग्जाम में आए तब भी हम इसको एस्केरिस ही लगाएंगे। हमें भी ये शुक्राणु पाए जाते हैं। हमें भी शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं एस्केरिस में, मतलब इनका कोई आकार नहीं होगा, इधर उधर घूमते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एस्केरिस में शुक्राणु स्पर्म पुच्छहीन अमीबॉइड होता है, मतलब पूंछ नहीं है, अमीबॉइड आकार का। कैसा अमीबॉइड होता है? एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं। एस्केरिस को गोल क्रीम कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट? इसको तो हम कर चुके हैं एस्केरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन है 27। रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है किसमें? रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है किसमें? रूट नॉट माइकोप्लाज्मा एस्केरिस निमेटोड, तो ये उत्पन्न होता है निमेटोड से। 27 क्लास क्वेश्चन था शायद, क्योंकि इसके पहले 30 तो लास्ट क्वेश्चन है। तो मेलेनॉइड नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी, साग की जड़ों को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसे रूट नॉट कहते हैं। तो रूट नॉट क्या करते हैं? निमेटोड्स होते हैं। ये मेलाइडोजॉइन नामक निमेटोड की प्रजातियां होती हैं और इनको रोगग्रस्त कर देते हैं। किनको? पेड़ों को, वृक्षों को, झाड़ियों को, इसीलिए इनको रूट नॉट रोग कहा जाता है। होते किससे? निमेटोड से। रूट नॉट किससे होता है? निमेटोड्स। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग फिर से मिलेंगे। वैसे एक क्वेश्चन इसमें और था जो कि इसमें आया नहीं, हम एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं। लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय लोआ एक आई डिजीज़ है। लोआ किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये क्यूलेक्स स्पीसीज से होता है, एनाफिलिस से होता है, या फिर मक्खी से होता है, मस्का डोमेस्टिका? ये भी UPPCS 2018 का क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन है क्राइसॉप्स स्पीसीज। एक क्राइसॉप्स स्पीसीज है, तो इसका राइट आंसर यही है, क्राइसॉप्स स्पीसीज। लोआ जो होता है एक निमेटोड है। लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक कौन है? क्राइसॉप्स है। तो लोआ क्या है? एक निमेटोड है।
जो लोआ लोआ फाइलेरिसेस नामक रोग पैदा करता है, इस रोग का वाहक क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खियाँ हैं। मतलब इसकी मक्खियाँ हैं, मस्का डोमेस्टिका नहीं है, क्राइसॉप्स की मक्खियाँ हैं। लोआ लोआ को आई वार्म कहा जाता है। चूँकि ये आई वार्म है इसलिए हमने इसको लोआ लोआ, एक गाना चला था लोआ लोआ, तो ये क्या है, आई वार्म कहा जाता है। ये आई को इन्फेक्ट करता है, आई वार्म कहा जाता है। और ये कंजक्टिवा में स्थापित होता है। इसमें कंजक्टिवा में स्थापित होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।